आलमी सतह पे अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में बहुत सारे रहनुमा, बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारे जर्नलिस्ट, इंसानी हकूक़ की तंजीमें, हर तरफ से इमरान खान साहब के हक़ में आवाज़ें उठ रही हैं और बड़े पैमाने पे आवाज़ें उठ रही हैं। लोग लेटर्स लिख रहे हैं, इसके ऊपर डिबेट हो रही है, बातचीत हो रही है, NGOs इस पे काम कर रही हैं। तो ये जो जुल्म किया गया है ना, इसने पूरा का पूरा सिनेरियो तब्दील किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मीटिंग हुई, उससे भी एक चीज़ सामने आती है कि वहाँ जो लोग मफाहमत पे यकीन रखते थे तहरीक इंसाफ में, एक ग्रुप ऐसा भी है ना, वो चाहते हैं कि बातचीत की जाए, कोई मसले का हल निकाला जाए। हर जगह पे, हर जमात में, हर ग्रुप के अंदर लोग ऐसे होते हैं, कुछ सख्त गिर होते हैं, कुछ नरम किस्म के लोग होते हैं। लोगों का अपना अपना तरीका होता है मसाइल को हल करने का। तो तहरीक इंसाफ में जो लोग मफाहमत पर यकीन रखते थे, ये 2-3 दिन में जो कुछ भी हुआ वो दीवार के साथ लग गए। और यानी उनका अभी भी मौक़िफ़ है कि ये हुकूमत कर रही है, हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट ना कर रही हो। 2-3 दिन में जो कुछ भी हुआ है, उनकी जो कोशिशें हैं उसको नुकसान पहुंचा है। जबकि जो मुज़ामती ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उसका बयानिया दुरुस्त साबित हो रहा है, उसका बयानिया ज़्यादा मजबूत साबित हो रहा है। और इमरान खान साहब का जब ये स्टेटमेंट आया कि सुहेल अफरीदी को तैयारियाँ तेज़ करे और अपनी तहरीक को तेज़ करे, तो फिर सुहेल अफरीदी की ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अब देखना यह है कि इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले को ठंडा कर पाती है या नहीं। क्योंकि जब इमरान खान साहब की आंख का मामला आया था, तो वो ऐन मौका था जब एक तहरीक खड़ी की जाती, जोर लगाया जाता, सारे निकलते, शोर मचाते और बेशक खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर देते, कुछ भी करते। इमरान खान ने तो पहले ही कहा था कि जब मुझे कैद तन्हाई में डाला जाए तो सूबा बंद कर देना, तो इन्होंने तब सूबा बंद नहीं किया था। तो बहुत सारी चीज़ें जो इमरान खान साहब ने कही वो नहीं की गई। तो सुहेल अफरीदी को ये दबाव तब डालना चाहिए था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, सूबाई हुकूमत को डालना चाहिए था, लेकिन उस वक्त इन्होंने इनडोर एहतजाज किया और इस सारे मामले को ठंडा कर दिया था। लेकिन अभी भी मौका है, सुहेल अफरीदी के पास अभी भी मौका है। वो इस मौके से फ़ायदे उठाकर नौजवानों की बड़ी तादाद को, यानी मिलियंस के अंदर वो नौजवानों को इकट्ठा कर सकते हैं। उनके बीच में जाएं, गली मोहल्लों तक अपने नौजवानों को भेजें, तमाम वुज़रा की ड्यूटियां लगा दें, अपने साथ जितने नौजवान हैं किसी को सांस ना लेने दें, सबको भिजवाएं एक एक ज़िले के अंदर। आगे ज़िले के अंदर कमेटियां बनाएं, तहसीलों के अंदर कमेटियां बनाएं, यूनियन काउंसिल के लेवल तक जाएँ, हर गली मोहल्ले में वार्ड तक पहुँचें और हर जगह के ऊपर नौजवानों को इकट्ठा करें, उनकी रजिस्ट्रेशन करें, उनको उनकी ड्यूटियाँ बताएँ और बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से निकल कर आएँ। ये मिलियंस के अंदर लोग निकल आएंगे, ये हो सकता है, पॉसिबल है। इमरान खान बहुत बड़ा लीडर है, अगर उसके लिए भी कोई बंदे नहीं निकाल सकता ना, तो फिर उसको सियासत करने का कोई हक नहीं है जो नहीं निकाल सकता। बहरहाल अब देखते हैं, सुहेल अफरीदी की ड्यूटी तो बहुत बढ़ गई है और अब मुज़ामत वाले आगे भी आ गए हैं। तो होता क्या है, एक तो तहरीक इंसाफ की जानिब से अब ये एक तौहीन अदालत की पटिशन भी डाली जाएगी, वो आज के दिन में ही डाली जाएगी, देखते हैं उसका क्या बनता है। बहरहाल अपोजिशन इकट्ठी हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर में और उसके बाद मीडिया टॉक हुई, हुकूमत की काफ़ी बुराइयां की गई, दहशतगर्दी के मामला पे बात की गई, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कुछ चल रहा है, अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं, ये पहले भी बात करते हैं, अभी भी बात करते रहे हैं। लेकिन क्या फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अपोजिशन के इस इत्तेहाद के साथ मिलकर कोई बड़ी कार्रवाई डाल सकते हैं? देखिए, फजलुर रहमान साहब ने पिछले दिनों कुछ सख्त बयानात दिए हैं और बड़े सख्त बयानात देकर उन्होंने अपनी नेक नीयती साबित करने की कोशिश भी की है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। मगर एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि फजलुर रहमान साहब पिछली मरतबा धोखा खा गए थे, इस मरतबा वो धोखा नहीं खाएंगे, वो बड़ा पक्का हाथ डालना चाहेंगे और उन्हें यकीन दहानी करवाई जाए। यानी वो चाहते हैं कि उनको यकीन दहानी करवाई जाए कि कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में उनकी MNAs और MPs की जो नशस्तें हैं, उन पर एक अच्छा इत्तेहाद उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बन जाए, तो फिर वो इस तहरीक का हिस्सा बने। फजलुर रहमान साहब इलेक्शन की सियासत करते हैं, वो ये चाहते हैं कि कौमी असम्बली में, सेनेट में और सूबाई असम्बली में उनके ज़्यादा से ज़्यादा अरकान हो और हुकूमतों के अंदर उनका हिस्सा हो। तो वो उनका मतबा नज़र वही होता है, वो पार्लिमानी सियासत करते हैं और पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादा बड़ी तादाद में रहना चाहते हैं। तो पिछली मरतबा उनके साथ धोखा हो गया था, वो चाहेंगे और वो जानते हैं कि PTI को वोट पड़ना है, अगर उनका PTI के साथ एक इत्तेहाद बन जाता है तो उससे फ़ायदा भी होगा। बहरहाल फजलुर रहमान साहब जो हैं वो, उनकी सियासत बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी इमरान खान साहब की सियासत है, फजलुर रहमान साहब की स्टेटस को की सियासत है। लेकिन इस वक्त क्योंकि मफादात सबके मिलते हैं तो ये इकट्ठे मिलकर भी चल सकते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में जो मीडिया है उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिलने वाले नए बेमिसाल इख्तियारात की जो खबरें हैं वो छपी हैं, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर कोई ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रहा। हालांकि फ़ील्ड मार्शल पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद के मालिक बन गए हैं कानूनी तौर पे और फ़ौज के अंदर इनको बहुत ज़्यादा इख्तियारात मिल गए हैं। मैं इन इख्तियारात के हवाले से कुछ थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आप इख्तियारात का अंदाज़ा यहाँ से कर लें कि मुसल्लह फ़ौज पर जो अहम इख्तियार था
सिविल हुक्मरानों का या सिविलियन हुकूमत का जो इख्तियार होता था मुसल्लह अफवाज पर, ये 53 साल बाद बड़ी खामोशी के साथ उसे सरेंडर कर दिया गया आसिम मुनीर साहब के सामने। डिफेंस फोर्सेस का एक्ट 2026 उसकी मंजूरी से पहले रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में मुसल्लह अफवाज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के 3 स्टार यानी लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल, वाइस एडमिरल तक के तमाम अफसरान के कई अहम मामलात में सदर और वज़ीर आज़म की मुशावरत और मंजूरी लाजिम थी। यानी सदर का और वज़ीर आज़म का हिस्सा होता था बड़ी बड़ी तैनातियों के अंदर फ़ौज के तीनों शोबों में, बहरिया में, आर्मी में और एयरफोर्स में। लेकिन हालिया कानून की मंजूरी के बाद ये तमाम अहम इख्तियारात चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब के सपुर्द कर दिए गए हैं। अब नए बनने वाले रूल्स ऑफ बिजनेस नहायत अहमियत के हामिल होंगे और उसकी वजह यह है कि अभी बहुत सारी पोस्टिंग्स आने वाली हैं, बहुत सारी तरक्कियां आने वाली हैं। तो ये सारा का सारा इख्तियार सियासतदानों से लेकर और सिविलियन हुकूमत से लेकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अपने हाथ में रख लिया है। बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि फील्ड मार्शल साहब की ताकत की भूख और लालच ये कम नहीं हो रही। वो लगातार हर 2-4 हफ्ते के बाद एक नया ताकत का इंजेक्शन लगाते हैं, कभी इस्तिस्ना, कभी एक्सटेंशन, कभी एक कानून, फिर CDF का ओहदा, फिर फील्ड मार्शल का ओहदा, और अब CDF को जिस नौयत के इख्तियारात मिल गए हैं ये तो बेमिसाल ताकत है। पूरी दुनिया में किसी आर्मी चीफ के पास इतने इख्तियारात नहीं है। नादरीन, अहमद फरहाद साहब के बारे में मैं दोबारा बात करूँगा। मैंने अक्सर बात की उनके बारे में और मुझे हमेशा उनके बारे में बात करते रहना है क्योंकि अहमद फरहाद बहुत कीमती आदमी है। यानी इंसानों के हुजूम के अंदर कोई एक होता है ना जो सबका दर्द लेकर फिरता है, तो अहमद फरहाद उनमें से एक है। वो हर पाकिस्तानी का दर्द महसूस करता है, हर गरीब का दर्द महसूस करता है और उसको अल्फाज में ढालता है। ये उसका फ़न है, ये उसका हुनर है, ये सब लोग नहीं कर सकते। तो अहमद फरहाद के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। अब उनकी वाइफ ने बताया कि अहमद फरहाद ने भूख हड़ताल कर दी है, लगभग 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं वो भूख हड़ताल पे हैं और उनके वाइटल्स तेज़ी से गिर रहे हैं, सेहत उनकी बिगड़ रही है। मुतालबा उनका क्या है, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। वो ये कह रहे हैं जिन लोगों ने उन्हें कैद करवाया हुआ है ना, उन्हीं के हवाले कर दिया जाए। यानी अहमद फरहाद कहते हैं कि पुलिस को छोड़ो, जेल जूल को छोड़ो, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ ये सब कुछ करवाया ना, जो एजेंसियाँ इसके पीछे हैं, मुझे उनके हवाले करें। ये मेरा मुतालबा है, वरना मैं खाना नहीं खा रहा। यानी और कितना आपने पाकिस्तानियों पे जुल्म करना है। अहमद फरहाद जैसा बंदा भी आपको काबिल कबूल नहीं है, आप शायर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या बर्दाश्त करेंगे। मेरा ये मुतालबा है और पूरे पाकिस्तान को ये मुतालबा करना चाहिए, सबको आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि सबके लिए अहमद फरहाद आवाज़ उठाते हैं। लिहाजा अहमद फरहाद के लिए भी सबको आवाज़ उठानी चाहिए कि जितनी जल्द हो उन्हें रिहा किया जाए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।